Hello friends, welcome to all of you. My name is Ayaz Sayani. By profession, I am a chartered accountant. Let's begin with our subject, that is strategic cost management and performance evaluation. This is paper 5 of CA final. So let's understand the subject first. So far as this subject is concerned, it is conceptual subject. It is very conceptual. So the best part of the subject is you have to understand the subject perfectly. And once you understand the subject perfectly, it would be very much comfortable for you to solve the practical problem based on the concept you have understood. So no need to memorize anything under this subject. इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस सब्जेक्ट में याद कुछ भी नहीं करना, आपको सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ये सब्जेक्ट में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो ये सब्जेक्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके बेस पर हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट क्लियरली, कंप्लीटली, परफेक्टली, इन ऑल्सो वेरी सिंपल मैनर। और मैं आपको इस सब्जेक्ट को बड़े सिंपल तरीके से परफेक्टली तैयार करूंगा कंसेप्चुअली। एंड वंस वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट clearly, we will solve the practical problems and you will feel very much comfortable during solving the problem. But one more skill we will require during the solving of the problem, that is interpretation skill. सवाल के जवाब करते वक्त हमें एक और स्किल की जरूरत पड़ेगी, वो है इंटरप्रिटेशन स्किल, जो आप में होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन स्किल का मतलब ये होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जैसा लिखा है वैसा समझना है, जैसा लिखा हुआ है सवाल में उसको उसी तरीके से समझना ही इंटरप्रिटेशन स्किल है। इस सब्जेक्ट में दो ही चीज़ों पे हमारा फोकस होगा। सबसे पहला फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक बार आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगे आपको, फिर हमारी दूसरी प्रायोरिटी होगी, जब हम सवाल करेंगे, सवाल को जब सॉल्व करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी इंटरप्रिटेशन स्किल की। इंटरप्रिटेशन स्किल का मतलब होता है जैसा सवाल में लिखा है बस उसको वैसे ही समझना है, और वैसे ही समझना है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। एक्चुअली होता क्या मैं आपको बता दूं, जब हम कोई प्रैक्टिकल पेपर करते हैं, तो जब हम सवाल को सॉल्व करने जाते हैं एग्जाम में, तो होता ये है वैसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान। तो हम जब सवाल को पढ़ते हैं उस दौरान हमारा दिमाग ये ढूंढते रहता है कि ऐसा सवाल हमने कहाँ किया हुआ है, और ऐसा सवाल हम किए हुए रहते हैं बट हल्का फुल्का मिलता जुलता होता है, एज इट इज नहीं होता। जब ये सवाल हम पढ़ते रहते हैं तो हमारा ध्यान चलता है उस तरफ जो सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसकी तरफ जब ध्यान जाता है तो हमारा पूरा ध्यान इस सवाल की तरफ नहीं रहता, हम फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। और जब हम सवाल पढ़ते रहते हैं तो उस इनपुट के दौरान क्योंकि हमारे ध्यान किसी और सवाल पे भी रहा है, इसलिए हमारा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा वहां गड़बड़ हो जाता है। सवाल जैसा कह रहा है हमारा ध्यान पूरी तरह से उसी सवाल में होना चाहिए और उसको उसी तरीके से समझना चाहिए। अगर ये स्किल आप में आ गई है तो सवाल का सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका मतलब हमें दो स्टेप्स में एक सब्जेक्ट को तैयारी करनी है। पहले स्टेप्स में हमें करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हर कॉन्सेप्ट में आपको बहुत डिटेल में पहले मैं आपको समझाऊंगा, और एक बार कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त मैं आपको ये सिखाऊंगा कैसे उस सवाल को इंटरप्रेट करना है। जैसा सवाल कह रहा है बस उसको उसी तरीके से हमने इंटरप्रेट कर लिया तो जवाब देना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। बट हम देखना, आपको मैं डेमो दूंगा, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हम इंटरप्रिटेशन स्किल में गलतियां करेंगे। जैसा लिखा है वैसा नहीं पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा अपना इनपुट भी डाल देंगे अपने एंड से। और जब हम अपने एंड से थोड़ा सा इनपुट उसमें डाल देंगे तो वो सवाल का कलर चेंज हो जाएगा, उसका नज़रिया चेंज हो जाएगा, उसका जवाब बदल जाएगा, क्योंकि हमारा इनपुट भी उसमें आ गया। तो उसमें थोड़ी सी हमसे गलती हो जाएगी, उसे हम कहते हैं सिली मिस्टेक। और ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है मार्क्स के लिए। तो बच्चों, ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट में मेरी तरफ से दो प्रायोरिटी होगी मेरी। पहली प्रायोरिटी आपकी होगी, मैं आपके लिए करूँगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मेरा पूरा ध्यान आपके कंसेप्ट बिल्डिंग पर होगा।
और कंसेप्ट बिल्डिंग करने के बाद फिर मेरा पूरा ध्यान होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके पर, और उस वक्त मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा इंटरप्रिटेशन स्किल पर। जब मैं सवाल कराऊंगा तो मैं आपको इंटरप्रिटेशन स्किल भी सिखाऊंगा। तो मेरे तरफ से अब बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये दो सब्जेक्ट में हम दो पहलू में चलेंगे। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से लेंगे और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते वक्त हम इंटरप्रिटेशन स्किल के साथ उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमसे कोई सिली मिस्टेक भी ना हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑलरेडी है हमारे पास, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने से हमारा कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा और सिली मिस्टेक नहीं होगी इंटरप्रिटेशन स्किल के साथ, और ये पेपर आसानी से हमसे हो जाएगा। ओके, तो अब ध्यान रहे, ये सब्जेक्ट जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ये मैं आपको सच बताऊं तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसमें कोई बड़ा आपको याद नहीं रखना, कोई बड़े बड़े सेक्शंस या कुछ ऐसे नहीं है जो आपको याद करने की जरूरत है। बस आपको समझना है, और समझने में भी बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। हम ये समझने वाली जो बात होगी वो रिलेटेड टू बिजनेस है, तो बिजनेस रिलेटेड कंसेप्ट हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। और बिजनेस में क्या होता है, हमें फायदा होना, हम अपने फायदे की बात करते हैं। तो पूरे कंसेप्ट बिजनेस रिलेटेड हैं, और वो कंसेप्ट को आपको समझना बड़ा आसान होगा, और मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा सकता हूं। तो आपका पूरा ध्यान होगा दो चीजों पे, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर और दूसरा इंटरप्रिटेशन स्किल पर। क्लियर है? तो क्लास के दौरान ये दो स्किल मैं आपकी डेवलप करवा के दूंगा। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये सब्जेक्ट हम। बट बच्चों एक कुछ बातें और मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मैं आपको पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा, और फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो अब मैंने कुछ प्लान किया हुआ है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें ये है, एक ड्रॉबैक है, लेकिन अब इसकी मजबूरी हो गई है हमारी ऑनलाइन क्लासेस की। हम वैसे लाइव क्लासेस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बट अभी ट्रेंड ऐसा हो चुका है, लॉकडाउन भी है, कोविड-19 भी है, इस वजह से हम अब ऑनलाइन क्लासेस को प्रीफर भी करते हैं। तो अब ऑनलाइन क्लासेस मजबूरी भी हो गई है, और इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट अब देखते हुए हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ चुके हैं, और खासतौर पे सीए फाइनल में, क्योंकि टाइम की बड़ी किल्लत होती है सीए फाइनल स्टूडेंट को। तो कुछ चीज़ों को मैंने स्टडी करके जो प्लान किया वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने जो देखा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों की कंसिस्टेंसी मिस हो जाती है। बच्चों में वो कंसिस्टेंसी नहीं होती जो लाइव क्लासेस में होती है। लाइव क्लासेस में क्या होता है, आप हमारे सामने बैठते हैं तो हम आपको बिल्कुल अपना आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे रखते हैं, आपका ध्यान कहीं जाने नहीं देते हैं। हम आपको ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपका जवाब हम लेते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह हमारी तरफ है। बट क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, आप अपने घर में बैठ के इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपके साथ डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होंगे, और वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। तो अब हम इस क्लास का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे, और वो रूल्स को बिल्कुल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्लास करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ ड्रॉबैक है, मैं वो भी बताता हूँ, और उसका मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने एक प्लान किया हुआ है, जो हमारी क्लास का ड्यूरेशन है, नॉर्मली लाइव क्लासेस का ड्यूरेशन 3.5 घंटे का होता था। 3 से 3.5 घंटे की क्लासेस होती है लाइव क्लासेस में। बट क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, आप अपने घर में बैठ के 3 से 3.5 घंटे का एक स्लॉट बना नहीं सकते, उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। तो मैं इंटेंशनली मैं ये क्लास को, जो अपनी क्लास रिकॉर्ड की जाएगी, अभी एक दो क्लासेस अपन फ्लो में आएंगे, आते आते 2-3 क्लासेस के बाद हमारी क्लास का टाइमिंग होगा 2 से ढाई घंटे के बीच में, मतलब 2.25 घंटे के आसपास की क्लासेस अपन प्रिपेयर करेंगे। तो हर लेक्चर हमारा 2.25 घंटे के आसपास का अपन बनाएंगे। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपका टाइम आपको बहुत ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, इसमें ब्रेक का इशू नहीं आएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम 3-3.5 घंटे की क्लासेस देते हैं तो बीच में ब्रेक देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, आज के दिन ब्रेक के पहले देख लिया हमने, ब्रेक के बाद कल के दिन देखेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ब्रेक का टाइम वेस्ट भी जाता है, फिर ब्रेक का टाइम आप आगे बढ़ा देंगे, तो ये कैसे प्लान करना वो थोड़ा हौस पौस हो जाता है ब्रेक की वजह से। तो मैं जो क्लास को बनाएंगे अपन, वो क्लास बनाएंगे 2.25 घंटे की, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू क्लास होगी। ओके, तो आपका ध्यान बिल्कुल 2.25 घंटे का प्लान करके आप बैठेंगे, और उस प्लान के हिसाब से अपनी क्लास होगी, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, और इस दौरान आप कोई मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? दूसरी बात, एक क्या होता है, अब जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आज आप एक क्लास देखोगे, फिर अगली क्लास आप 3 दिन के बाद देखोगे,
आपको पता ही नहीं रहता कि कब देखना है, जब मन में आए तब देख लेते हैं, किसी दिन मूड नहीं हुआ तो आप नहीं देखते हैं। इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। कोई भी क्लास को फायदा पूरा उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लो में चलना पड़ेगा, एक फिक्स टाइम में चलना चाहिए। क्योंकि देखो, आप आज देखोगे फिर 3 दिन बाद देखोगे तो वो जो लिंक होती है वो टूट जाती है। तो लिंक ना टूटे इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको बुक के पहले पेपर में, पहले ही पेज में नाम लिखा है, वहां पे नेम, और वहां पे बाजू में जगह दी जाएगी टाइम लिखने की, शेड्यूल्ड टाइम। बुक के पहले पेज में आपका नाम होगा और बाजू में होगा शेड्यूल्ड टाइम। तो आपको अपना टाइम फिक्स करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइम फिक्स कर लो, मॉर्निंग 6 to 8:15 कर लो, या आफ्टरनून में कर लो, या इवनिंग में कर लो, या नाइट में कर लो। आपको जो टाइम सूटेबल होता है वो टाइम आप फिक्स कर लें। एक शेड्यूल टाइम होगा हमारा, और वो टाइम आप अपना फिक्स करके उस पेपर में लिख दें, ताकि नाम और शेड्यूल टाइम फिक्स होगा आपका। और वो टाइम में आपको क्लास देखनी है, और ये वो डेली देखना है। हाँ, ये हो सकता है हफ्ते में आप 6 दिन देखो, एक दिन छुट्टी रख लो, चाहे वो किसी भी एक दिन आप लीव ले सकते हो, ताकि एक दिन का ब्रेक मिल जाता है, तो हमें क्या एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, रिवीजन करने में भी आसानी होती है। तो चाहो तो वैसे डेली भी देख सकते हो, या चाहो तो हफ्ते में एक दिन का आप गैप ले सकते हो। लेकिन पहला काम आपको करना है, बुक के पहले पेज में ऊपर नाम लिखा हुआ है, आप नाम लिखेंगे, और बाजू में वहां पे टाइम लिखा हुआ है, शेड्यूल्ड टाइम। आप शेड्यूल्ड टाइम पक्का लिखेंगे। वो पेज के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है नाम और शेड्यूल्ड टाइम। ओके। अब क्या करूंगा, उसी पेज में आपको एक एक्सेल शीट में मैंने दिया हुआ, प्रिंट आउट आपको दिया हुआ बुक में है, और उसमें क्या करना है आपको, लेक्चर नंबर 1 आपको मैं लिख के दूंगा, क्या पढ़ाऊंगा, टॉपिक होगा उसमें, कौन से क्वेश्चंस किए जाएंगे वो लिखे जाएंगे, सब कुछ डिटेल्स लेक्चर नंबर 1 का दिया जाएगा। और आउटर साइड में 2 कॉलम होंगे, उसमें आपको लिखना है डेट एंड टाइम। ये डेट एंड टाइम कौन होगा, एक्चुअल वाला होगा। लेक्चर नंबर 1 आपने कब देखा और किस वक्त देखा वो आपको उसमें लिखना है। दैट मीन्स आपके बुक के फ्रंट में आपको ऊपर नाम लिखा होगा, नेम लिखना है, और यहाँ पे शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है। और एक एक्सेल शीट में मैंने पूरे लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। उसमें मैं आपको चैप्टर के नाम दूंगा, टॉपिक कौन से होंगे, कौन से क्वेश्चंस मैंने उस क्लास में करवाया है, क्लियर है, और ड्यूरेशन, ये आपको लिखा होगा। ये मैं आपको लिख कर दूंगा, बट आगे के 2 कॉलम आपको लिखने हैं, वो होंगे डेट और टाइम। ये डेट और टाइम जो होगा वो एक्चुअल डेट एंड एक्चुअल टाइम होगा। ये आप लिखेंगे कि लेक्चर नंबर 1 आपने कब देखा और किस वक्त देखा। यहां पर डेट और टाइम ये आपका काम होगा लिखना, और बड़ी कोशिश आपकी ये रहेगी जो आपका शेड्यूल्ड टाइम है उसी टाइम में आप देख रहे हैं या नहीं, ये आपको ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा, और गैप कितना ज़्यादा है वो आपको पता चलेगा। तो बच्चे प्लीज़ 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 मेरी ये सलाह मान लेंगे आप क्या मानेंगे, सबसे पहले आप शेड्यूल टाइम लिखेंगे, वो टाइम फिक्स होगा आपका। डेली क्लास, जैसे आप लाइव क्लासेस में कैसे क्लास जाना है वो वक्त फिक्स होता है, उसी तरीके से ये टाइम भी आपका फिक्स होगा क्लास के लिए। सारे सबको पता होना चाहिए कि ये टाइम आपका क्लास टाइम है। इस दौरान ना आपको मोबाइल का डिस्टर्बेंस भी आएगा और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और वो टाइम डेली देखने से बहुत सारे फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा, आपकी क्लास सही टाइम में खत्म भी हो जाएगी, और दूसरा एक्चुअली क्या होता है, आज एक क्लास आप 6 बजे का अगर आपने टाइम रखा हुआ है सुबह, तो डेली सुबह 6 बजे देखने से उसका फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू कभी 6 बजे देखे, कभी 12 बजे देखे, कभी 2 बजे देखे, फिर कभी कभी तो आधा देखा हमने, कभी आधे लेक्चर्स देखे फिर आधे लेक्चर अगले दिन देखेंगे। ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन क्लासेस में, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बच्चे डिसिप्लिन तरीके से नहीं कर पाते हैं, और वो फ़ायदा नहीं मिलता जो फ़ायदा मिलना चाहिए। तो बच्चे प्लीज़ प्लीज़ मेरी सलाह मानेंगे आप, और मेरे साथ टच में रहेंगे। मैं पूरी क्लासेस में आपके साथ टच में रहूँगा, और मैं हर कुछ दिनों में आपसे इसकी पिक्चर्स मंगवाऊँगा आपसे व्हाट्सएप के दौरान, व्हाट्सएप के तरीके से, ताकि मुझे पता चलता रहे आपका शेड्यूल टाइम क्या था और आपका एक्चुअल टाइम क्या है, ताकि मैं आपके साथ टच में रह सकूँ। और आपकी क्लास सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, ये मैं अपने साथ आपको ग्रुप में बनाकर लेके चलूँगा साथ में आपके। ठीक है, तो मैं भी ध्यान रखूंगा कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से चलें, और आप भी सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से बहुत अच्छे से चलेंगे। ओके। तो क्लास का ड्यूरेशन अपन बिल्कुल अच्छे से रखूंगा, मैं 2.25 घंटे के आसपास रखूंगा, आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होगा, और बड़े कंफर्टेबल तरीके से आप सवाल को करेंगे। ओके।
दूसरी काम आपका क्या करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है समझो। अब होता क्या है, हम आज क्लास करते हैं और फिर ये क्लास की पढ़ाई हमारे दिमाग में 24 घंटे तक बड़े अच्छे तरीके से रहती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आज एक क्लास देखा हमने, फिर अच्छा अगली क्लास कल देख लेंगे, तो होगा क्या, पहली क्लास का जो बर्डन है, जो याद था हमें, सेकेंड क्लास के साथ वो ओवरलैप हो जाएगा। तो जब सेकेंड क्लास हो जाएगी तो हमारे बर्डन दिमाग में ज़्यादा हो जाएगा, पहली क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से दिमाग में नहीं हुई और सेकेंड का हमने बर्डन डाल दिया, फिर सेकंड का रिवीजन नहीं किया, फिर थर्ड का हमने डाल दिया। ऐसा करते करते अगर 4-5 लेक्चर अगर आपने कंटिन्यूएशन में देख लिया विदाउट रिवीजन, तो होगा क्या, कुछ लेक्चर्स के बाद फर्स्ट लेक्चर तो बहुत धुंधला हो जाएगा और ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो आपको एक और काम करना है, जो क्लास हम करेंगे, आप एक लेक्चर देखने के बाद दूसरे लेक्चर से पहले एटलीस्ट 1 आवर्स आप इस क्लास के लिए देंगे, रिवीजन के लिए। ताकि क्योंकि हमारी 2.25 घंटे की क्लास है, तो आप 1 घंटे का टाइम देंगे किसके लिए, रिवीजन के लिए। जितना इंपॉर्टेंट हमारी क्लास करना है, उस उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करना भी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो क्लास का वो फायदा नहीं मिलेगा जो फायदा आपको मिलना चाहिए। तो आपको बड़े ध्यान से प्लानिंग करनी है और उसके साथ क्लास को करना है। प्लानिंग में क्या क्या शामिल करेंगे, मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से मैं 2 चीज़ देने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ, बहुत ध्यान से मैं आपसे करवाऊंगा। 2 चीज़, पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं बहुत अच्छी दूंगा और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंटरप्रिटेशन स्किल और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, उसके बाद तो पिक्चर स्टार्ट होती है। उसके बाद अब आपका काम स्टार्ट होगा। आपके क्या क्या जिम्मेदारी होगी, पहली जिम्मेदारी आपकी होगी बच्चे कि आप शेड्यूल टाइम में देखने की कोशिश करेंगे और रेगुलर देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, एक क्लास करने के बाद अगले क्लास करने से पहले एटलीस्ट 1 आवर का आप रिविजन करेंगे, एटलीस्ट 1 आवर। और मैं बता दूं वो 2 आवर्स में हम जो पढ़ेंगे ना, उसको पढ़ने के लिए आपको हार्डली 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जो बातें 2.25 घंटे में करूंगा उसको आपको घर में बैठ के करने में 1 घंटे में आप आराम से उसकी तैयारी कर लेंगे। तो बच्चे 2 घंटे की अपनी क्लास, 2.25 घंटे की अपनी क्लास होगी और उसके बाद 1 घंटे का आपका रिवीजन होगा। अगर आप इस तरह से मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको बता दूं एक लेवल बन जाएगा और एक लेवल बनने के बाद जब सब्जेक्ट तैयार खत्म होगा, खत्म होते होते आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये सब्जेक्ट बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सबसे बड़ी बात, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कंसेप्ट हैं, इसमें याद कुछ नहीं करना। बस आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा, बस उसकी थोड़ा आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर इतना कर लिया तो इस सब्जेक्ट में फिर कुछ ज़्यादा जान बचती नहीं है, बस इतना ही सब्जेक्ट में है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो बच्चे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसा मैं कहूँगा मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मैं आपको अपने साथ अपने टच में भी रखूँगा, आपको ऑनलाइन में भी टच में रहूँगा कि कैसे आपकी तैयारी हो रही है और जैसे मैं क्लास में बोलता चलूँगा मेरे साथ आप चलते जाएंगे, ठीक है। बट ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, शेड्यूल टाइम अपना बनाएंगे और उसी वक्त में आप देखेंगे। ओके, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले इसके सिलेबस क्या है वो आईसीएआई के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको लिंक करवाता हूँ। तो पहले इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है एज पर आईसीएआई गाइडलाइंस, वो अपन पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सब्जेक्ट को फर्स्ट पेज में लिखना स्टार्ट करो। सिलेबस क्या है हमारा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, दैट इज पेपर 5 ऑफ सीए फाइनल। अब जहां तक इस सब्जेक्ट की बात है, आईसीएआई ने इसके 2 हिस्से किए हैं। कौन कौन से 2 हिस्से, हाँ, एक और बात, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन, अभी क्या हो रहा है, हर चीज बेस्ड ऑन केस स्टडी हो रही है। तो आईसीएआई ने ये जब सिलेबस, इसका नाम पहले एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहा करता था, एक्चुअली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बेसिक रूट है कॉस्टिंग, कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। जो आपने सीए इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा या आईपीसीसी में पढ़ा होगा कॉस्टिंग, वही कॉस्टिंग ही है, बट ये एडवांस लेवल में है। ओके, अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये कॉस्टिंग से रूट बना, कॉस्टिंग के बाद बना इसका नाम एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम आया था। अब इसका नाम उन्होंने एडवांस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है उसका लॉजिक मैं आपको दूंगा, बट एक और चीज मैं आपको समझा दूं।
जब ये नया सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें क्या किया, और उन्होंने एक नई चीज लाई है, केस स्टडी। इसका मतलब आपको केस दिया जाएगा और उसके केस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल होंगे बेस्ड ऑन केस स्टडी, बट वो केस स्टडी बेस्ड सवाल पूरे ओवरऑल सिलेबस को लेकर आया हुआ है। तो इसके दो हिस्से तो हमें नजर आते हैं, कौन कौन से, एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक पार्ट है इसका, और दूसरा पार्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बट आईसीए ने इसका एक और पार्ट बना दिया, कौन सा, केस स्टडी। केस स्टडी में कोई अलग बात नहीं है, पूरे सिलेबस का कंसेप्ट लेकर उन्होंने केस स्टडी बनाकर आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो टेक्निकली मैं कहूं तो ये सब्जेक्ट के 3 पार्ट हैं एज पर आईसीए गाइडलाइंस, जिसमें से तीसरा पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे केस स्टडी। तो पार्ट सी बोला है, 3 नहीं, पार्ट सी है केस स्टडी। तो पार्ट सी में तो सिर्फ केस स्टडी है। अब 2 पार्ट हमारे बने, कौन कौन से, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, और दूसरा पार्ट बना हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये पढ़ा बी, ये सी और ये ए। तो हमारे आईसीए के हिसाब से 3 पार्ट हो गए, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और दूसरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में 2 वैरायटी है। पहली वैरायटी क्या है, नाम से देखो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब हम मैनेज करेंगे किसको, कॉस्ट को। तो ये एक पार्ट हो गया। बट उसी में उन्होंने एक और पार्ट रखा हुआ है, एक तो कॉस्ट को मैनेज करो और दूसरा डिसीजन लो आप। तो कुछ डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट है। तो अब इसके फर्दर उन्होंने 2 डिवीजन कर दिए। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो एक हिस्सा बनाया हमने, उसके 2 डिवीजन उन्होंने बना दिए, कौन कौन सा, एंड डिसीजन मेकिंग। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो हुआ, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब हम इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस को। तो अगर परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो खामियां होगी उसको हम दूर करेंगे, ताकि उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो उसमें इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना और साथ में कंट्रोल भी करना, एंड कंट्रोल। दैट मीन्स ये सब्जेक्ट के आईसीए ने 3 हिस्से कर दिए। पहले हिस्से में क्या रखा उन्होंने, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम कॉस्ट को मैनेज करने के बारे में सीखेंगे और दूसरा डिसीजन लेने के बारे में हम सीखेंगे। तो दूसरा हिस्सा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या होगा, हम इवैल्यूएट करेंगे उस कंपनी का या उस फर्म का परफॉर्मेंस, और इवैल्यूएट करके उसको हम कंट्रोल करेंगे, जो उसमें खामियां होगी हम उसको दूर करेंगे। अब इसके लिए उन्होंने और फर्दर 2 डिवीजन कर दिए। तो पहले वाले का 2 डिवीजन कौन सा होगा, पहला डिवीजन क्या होगा, मैं शॉर्टकट लिख लेता हूं थोड़ा सा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक होगा और दूसरा होगा डिसीजन मेकिंग। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। क्लियर है। तो वैसे ही परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के भी कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, एक में हम परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करेंगे और दूसरे में उसको हम कंट्रोल करने की बात करेंगे। इसका मतलब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग, और अगला होगा मैनेजरियल कंट्रोल। क्लियर। ये तो पार्ट बने, अब चैप्टर बनेंगे आपके। अब मोटा मोटी तौर पे हमारे कितने पार्ट हो गए, एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक पार्ट हो गया, डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक पार्ट हुआ, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्टिंग वो अपने आप में एक पार्ट होगा, और मैनेजरियल कंट्रोल वो अपने आप में एक पार्ट होगा, और तीसरा लास्ट पार्ट होगा केस स्टडी, जो हम लास्ट में करेंगे, और कुछ केस स्टडी हम सब्जेक्ट के साथ भी करते चलेंगे। ठीक है। अब चैप्टर होंगे। अब पहले चैप्टर्स कहां से स्टार्ट होंगे, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के।
इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। दूसरा मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट। तीसरा लीन सिस्टम। एंड इनोवेशन। चौथा कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। और लास्ट में कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 5 चैप्टर्स हैं हमारे, नोट करना। और जहां तक डिसीजन मेकिंग की बात है, उसमें अलग अलग वैरायटी के हम डिसीजन लेंगे, और इंक्लूडिंग एक चैप्टर पूरा स्पेसिफिकली प्राइसिंग डिसीजन पर है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, उस पर डिसीजन लेंगे हम। तो डिसीजन मेकिंग के हमारे 2 चैप्टर्स हैं, प्योरली डिसीजन मेकिंग चैप्टर, और एक चैप्टर बनाया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग डिसीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर उन्होंने बना दिया। तो देखा जाए तो हमारे 2 पार्ट में से मेन पार्ट इधर तरफ आ जाते हैं, एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और दूसरा डिसीजन मेकिंग। क्लियर। अब जहां तक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग की बात है, उसमें चैप्टर नंबर 1 होगा हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। दूसरा डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। तीसरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। इसके 3 चैप्टर्स हैं, और मैनेजरियल कंट्रोल के हमारे 2 चैप्टर हैं, बजटरी कंट्रोल और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हो गया। अब इसको एक बार फिर से समझ लो। हमारे पूरे सिलेबस को आईसीएआई ने अगर मैं कहूं तो 5 हिस्से में डिवाइड किया। पहले हिस्से में प्योरली स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, और इस पार्ट में उन्होंने 5 चैप्टर रखे हैं। दूसरा पार्ट उन्होंने रखा है डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग में हम 2 प्रकार के डिसीजन लेंगे। एक तो वैरायटी ऑफ डिसीजन एक ही चैप्टर में आ जाएगा, और एक चैप्टर में बेस्ड ऑन प्राइसिंग पॉलिसी डिसीजन लेंगे हम। जैसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए हमारे 3 चैप्टर्स दिए गए हैं,
और कंट्रोल के लिए हमारे 2 चैप्टर्स हैं, बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अगर देखा जाए तो आईसीआई के हिसाब से हमारे चैप्टर्स होंगे, पहले में 5, 2 7, 3 10, 2 12 चैप्टर्स हैं। और एक मैं कहूँ केस स्टडी एक चैप्टर हो जाए तो वो अपने आप में एक चैप्टर हो जाएगा, 13 चैप्टर्स। तो चैप्टर्स में मैं बात किया जाए तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब बताइए क्या पसंद करेंगे आप, कि मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता चलूं? बट मैं आपको बताऊं, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हम चैप्टर वाइज एक चैप्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, ऐसे चलना सही नहीं होगा। हम पढ़ाई करेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ाई करेंगे। हम एक एक करके कंसेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना कब बेहतर होगा वो मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है डिसीजन मेकिंग। हम पहला चैप्टर अपनी क्लास में करेंगे, डिसीजन मेकिंग चैप्टर। इस चैप्टर में हम बहुत प्रकार के डिसीजन लेने सीखेंगे। क्लियर है? तो हमारा पहला चैप्टर हमारी क्लास के लिए डिसीजन मेकिंग होगा। ये चैप्टर करने के बाद मैं दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ाऊंगा मैं आपको उसके बाद बताता चलूंगा। एक एक करके मैं आपको पूरी क्लास में पहले अपने हिसाब से सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। और जब सारे चैप्टर्स अपने तरीके से मैं कवर कर लूंगा तो उससे कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी फिर आप रिवीजन करने के लिए उसी फ्लो में रिवीजन करते रहेंगे तो भी चलेगा। फिर आईसीए की स्टडी मेट ऑलरेडी हम कवर कर ही लेंगे इस कंसेप्ट में, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हम आईसीआई के स्टडी मेट के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम अपने तरीके से कंसेप्चुअल बिल्डिंग के तरीके से एक अच्छे कंसेप्ट बनाने के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये बेहतर होगा। मैं जानता हूं कि आपके लिए कब पढ़ाना, कौन सा चैप्टर बेहतर है, और वो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, अपना चैप्टर होगा डिसीजन मेकिंग चैप्टर होगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे नोट किया आपने, जल्दी से नोट कर लो। क्लियर? चलो आगे। अब बताओ बच्चों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वैसे इसका नाम भले ही स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, बट इससे पहले इसका नाम हुआ करता था एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है वो कुछ हद तक मैं कहूँगा कॉस्टिंग से आया हुआ है। जो आपने कॉस्टिंग कहो या कॉस्ट अकाउंटिंग कहो, वो जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है उस चैप्टर से आया हुआ है सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारा फोकस है कॉस्ट पे। किस पे? कॉस्ट पे। हमारा पूरा ध्यान होगा कॉस्ट पे। कैसे? अब ये भी समझो, हमारा बिजनेस करने का जो मोटिव होता है उसमें होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हम पूरे सब्जेक्ट में, पूरे सिलेबस में हमारा मोटिव है पैसे कमाना। और पैसे कमाने में दो फैक्टर आते हैं, पहला सेल्स और दूसरा कॉस्ट। किसी तरीके से हमारा पूरा टारगेट होगा क्या? सेल्स को बढ़ावा देना, सेल्स को बढ़ावा देना और कॉस्ट को कम करना। कॉस्ट को कम करना ही हमारा मकसद होगा। हाँ, लेकिन कॉस्ट को कम करने का मकसद ही मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी को हैम्पर करेंगे। क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हम कॉस्ट पे बात करेंगे। तो ये सब्जेक्ट में हम जो सीखने की बात कर रहे हैं वो क्या सीखेंगे? हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। और प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स और कॉस्ट पे हमारा फोकस होगा। और ज्यादा फोकस हमारा किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। क्यों? ये भी समझ लो। पहले जमाने में जो मार्केट हुआ करता था वो किसका मार्केट हुआ करता था? सेलर मार्केट हुआ करता था। सेलर अपने हिसाब से बिजनेस करते थे, सेलर अपने हिसाब से प्राइसिंग बनाते थे और कस्टमर को वो लेना पड़ता था।
क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई कम था। पर अब मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है। कंपटीशन इतना हो चुका है कि एक दूसरे में बिजनेस करने में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर सेलर भी अभी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बायर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। पहले सेलर कम हुआ करते थे तो प्राइसिंग अपने हिसाब से कर लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया, सेलर हमारे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन हो चुका है। तो हमारा अब ज़्यादा कंट्रोल किस पे है? सेल्स पे हमारा कंट्रोल अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ाना ये हमारे काम मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेल्स का सेलिंग प्राइस बढ़ाना ज़रूरी होगा, पर सेलिंग प्राइस बढ़ाने से प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं मार्केट में। तो अब हमारा फोकस क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, क्योंकि पहले क्या था, मार्केट जो था वो सेलर्स मार्केट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मार्केट किसका है? बायर्स मार्केट हो चुका है। बायर मतलब बायर जैसा चाहेगा वैसा वो खरीदता है, तो सेलर को तो बायर के हिसाब से बिजनेस करना पड़ रहा है। तो अब जब बायर के हिसाब से बिजनेस करना है तो बायर की पसंद की चीज बायर को देना है, अब बायर के रेट पर ही देना है। इसका मतलब ये हुआ, सेलिंग प्राइस पे अब हमारा कंट्रोल ज्यादा नहीं रहा एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वे में। अब मॉडर्न बिजनेस में हमारा फोकस किस पे है? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमारा फोकस है कॉस्ट पे। हम कॉस्ट को मैनेज करने सीखेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे, क्वालिटी खराब नहीं करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के दो ही ऑप्शन है, या तो सेल्स बढ़ाओ या कॉस्ट को कम करो। सेल्स पे कंट्रोल ज्यादा नहीं है। तो अब जो कंसेप्ट आ रहा है बिजनेस मार्केट में, जो बिजनेस हो रहे हैं वो किस पे फोकस हो रहा है? कॉस्ट कंट्रोल पे चल रहा है। आज अगर आप ग्लोबली में बात करूं तो आज चाइनीज प्रोडक्ट क्यों ज्यादा मार्केट में बिकते हैं? क्योंकि उनके पास कॉस्ट कंट्रोल है। कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की है, मास प्रोडक्शन करते हैं और कॉस्ट को इतना कम कर लेते हैं कि हमारे पास जो चीज यहां बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कोई आर्टिकल इंडिया में बनाने की बात करते हैं तो वो 500 रुपए में बनता है। इंडिया की इंडस्ट्री इंडिया में बना रही है, हमारे लिए बना रही है, तो 500 में बनता है। तो वही चीज चाइना से आती है तो चाइना से आने से वो चीज मिलती है 200 रुपए में, और दैट टू अच्छी क्वालिटी का। दैट मीन्स क्वालिटी भी अच्छी उनकी, कॉस्ट भी कम उनका। इसलिए हम 500 की चीज ना लेके क्या लेना पसंद करते हैं? 200 की चीज लेना पसंद करते हैं। क्योंकि होता क्या है, चाइनीज प्रोडक्ट जो होते हैं सस्ते होते हैं, और क्वालिटी में इसलिए कह रहा हूं कि क्वालिटी उनके लुक में बहुत अच्छा होता है। लुक उनका कस्टमर ओरिएंटेड है, वो कस्टमर को क्या अच्छा लगता है उसको देखकर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली में हम जो लड़ी लगाते थे, वो लड़ी में क्या होता था? बल्ब हुआ करता था। वो क्वालिटी भले अच्छी बट उसमें लुक नहीं आता था। आज चाइनीज कैसे आती? पतली पतली लड़ी जो खूबसूरत नजर आती है। इसका मतलब ये हुआ, चाइनीज प्रोडक्ट में चाइनीज मार्केट जो है वो किस पे काम कर रही है? कॉस्ट कंट्रोल पे काम कर रही है और कस्टमर की पसंद पे काम कर रही है। कस्टमर को जो चीज चाहिए वो कस्टमर को दे रही है, और कैसे? कम प्राइस में दे रही है। तो चाइनीज प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन करते हैं, कॉस्ट को कम कर लेते हैं और चीजों को मार्केट में बेचते हैं, तो उनका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है, क्योंकि वो लोग कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं। हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है? मार्केट में महंगे में बिकता है। तो अब जो मॉडर्न बिजनेस है वो किस पे फोकस हो चुका है? कॉस्ट कंट्रोल पे चल रहा है। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में, आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम कॉस्ट को मैनेज करने सीखेंगे। किस तरह से कॉस्ट को ऐसे मैनेज करो कि क्वालिटी खराब ना हो और चीजें बहुत हमें फायदा दे। कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारा फायदा वैसे ही बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये सब्जेक्ट का बिल्कुल मोटो ध्यान रखो। हम बात करने जा रहे हैं, ज्यादातर बात हमारी किस पर होगी? कॉस्ट पे बात होगी। क्लियर है? तो इस कॉस्ट के साथ ये कंसेप्ट को मैं आके आगे लेके चलूंगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ये सब्जेक्ट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये सब्जेक्ट है कॉस्ट कंट्रोल की बात करेंगे, कॉस्ट पे फोकस होगा। तो अभी तक मैंने आपको जो समझाया है, मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको क्लास का। ये इंट्रोडक्शन क्या है मैं आपको बता दूं। आज की क्लास को मैं समराइज करता हूं, आज जो मैंने आपको बताया उसको समझा देता हूं एक बार और उसके हिसाब से फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज मैंने आज की क्लास में जो शुरू की है, फर्स्ट थिंग, मैं अपनी बात कर दूं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं? मैं आपको हर चीज का हर कंसेप्ट मैं आपको बहुत डिटेल में दूंगा। कॉन्सेप्ट की बात मैं बहुत ज़्यादा करूंगा, स्टार्टिंग में कंसेप्ट से ही करूंगा। हर टॉपिक का मैं पहले कंसेप्ट बहुत डिटेल में बात करूंगा। हो सकता है पूरे 2-2.5 घंटे में कंसेप्ट की ही बात करूं। तो ज़्यादातर क्लासेस जो भी टॉपिक में पढ़ने जाऊंगा, पहली क्लास जो होगी उस टॉपिक की सिर्फ कंसेप्ट पे बात होगी। मैं हर तरीके का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा।
फिर कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद आपको अच्छे से समझाने के बाद मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा, और उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ हम साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उस वक्त मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा। उस तरीके में मैं आपको सिली मिस्टेक क्या होगी वो मैं बताऊंगा, इंटरप्रिटेशन कैसे करना मैं वो बताऊंगा, और सवाल को जैसा लिखा है वैसा ही समझना कितना ज़रूरी होगा मैं वो सवाल करते वक्त मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो मैं अपना काम बता दूं, मैं आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग बना दूंगा, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। ये मेरा काम हो गया। आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, पहले आप अपना एक शेड्यूल टाइम फिक्स करेंगे, जो टाइम लगभग 2.5 घंटा फिक्स कर लें, बट मैं अपनी क्लास को 2.25 घंटे के आसपास रोकूंगा, बट अब 2.25 घंटे के आसपास का टाइम अपना फिक्स कर लें, शेड्यूल टाइम। मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें डिटेल में लिखा होगा, बुक के फर्स्ट पेज में आपके पास होगा, क्या होगा, लेक्चर नंबर लिखा रहेगा, चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, दूसरा टॉपिक का नाम लिखा रहेगा, क्वेश्चंस का नाम लिखा रहेगा, कौन से मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ड्यूरेशन लिखा होगा। तो आपको पहले से ही पता होगा कि लेक्चर नंबर 1 कितने मिनट का है। क्लियर है? और उसके बाद आपका काम होगा डेट और टाइम लिखने का। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको मैं डिटेल आपको हर क्लास का पहले से ही प्रोवाइड कर दूंगा, आपके बुक के फर्स्ट पेज में ये आपको लिखा मिलेगा, और साथ में आपको डेट एंड टाइम आपको डेली लिखना है। तो आप शेड्यूल टाइम के आसपास के टाइम में ही देखने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। वो शेड्यूल टाइम आपकी लाइव क्लासेस के जैसा रखना, ताकि वो टाइम हुआ तो मैं क्लास करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आप चाहो तो हफ्ते में 1 दिन का आप लीव ले सकते हैं, ताकि रिवीजन करने के लिए आप कंफर्टेबल हो जाए। क्लियर है? ये आप पहला काम करेंगे। दूसरा काम आपका होगा, एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरी क्लास करने से पहले आप एटलीस्ट 1 आवर का रिवीजन करेंगे, चाहे वो कैसे भी हो। 1 आवर्स आप वो फिक्स करेंगे, हो सके तो वो 1 आवर भी आप लिख लें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा कि वो 1 आवर रिवीजन का कौन सा होगा। और वो 1 आवर, मैं बोल रहा हूँ 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर होगा, क्योंकि जो काम हम 2.25 घंटे में यहाँ पढ़ेंगे उसको आपको सर रिवीजन करने में बहुत हो गया तो 1 घंटे का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ एवरेज के तौर पे 1 घंटे का आपका रिवीजन का टाइम रखेंगे। तो देखा जाए तो हम लाइव क्लासेस में तो 3.5 घंटे की क्लास लेते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.25 घंटे की क्लास होगी और 1 घंटे का आपका रिवीजन होगा। तो आप डेली का 3.25 घंटे का ये क्लास के लिए डिवोट कर देंगे। ये 3.25 घंटे आपके लिए बिल्कुल यही सब पेपर के लिए होगा आने वाले कुछ महीने के लिए। और ऐसा करेंगे तो देखना एक टाइम के बाद आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप भी हो जाएगा, क्लास के साथ रिवीजन भी हो जाएगी, और तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और बच्चे फर्स्ट डे 1 से ही मैं आपके साथ टच में रहूँगा ग्रुप में। जैसे ही आप डे 1 में स्टार्ट करेंगे मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा, और आपके हर हफ्ते की मैं रिपोर्ट लेता रहूँगा। जैसे ये पेज का मैं फोटो लेता रहूँगा, आपसे बुलवाता रहूँगा, ताकि मुझे पता चलता रहेगा आपकी क्लास कैसी चल रही है। और मेरा नंबर आपके पास एनी टाइम होगा। जो क्लास करते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी, आप क्लास के बाद तुरंत मुझे दूसरी क्लास देखने से पहले कॉन्टैक्ट कर लेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल करें, आप जो भी करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा अगले दिन से पहले। मतलब आप एक क्लास करने के बाद जो भी डाउट होगा वो क्लास खत्म करने के बाद दूसरी क्लास से पहले ही आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और आपके डाउट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। मेरा नंबर आप नोट कर लेंगे। ये मेरा नंबर है। आप अपना जो भी डाउट होगा क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। क्लास के दौरान क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लास हो जाएगी उसके बाद आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। आपको मैं समझाने की बिल्कुल काबिलियत रखता हूँ। आपको जो भी डाउट होगा मैं आपको फ़ोन में समझा दूंगा, मैं कॉल बैक करके आपको समझाऊंगा। आप अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, बट कॉल में अगर नहीं उठाया, बाई चांस मैं कोई क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा और फ़ोन करके मैं आपकी डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से तैयारी करेंगे आने वाले समय में। ये क्लास में इंट्रोडक्शन रखा था, आने वाली क्लासेस में मैं अपनी कंसेप्ट को स्टार्ट करूंगा। हाँ, एक और चीज़, आप अपनी क्लास के लिए, मेरी लाइव क्लास जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक रजिस्टर बनाएंगे, सिर्फ एक ही रजिस्टर, उसी में आप सब कुछ लिखेंगे। स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करेंगे, पहले कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा वो लिखेंगे आप, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आप करेंगे। एक ही रजिस्टर में सब कुछ बनाना, फिर बाद में उसको आप फेयर करना है तो कर लीजिएगा। कंसेप्ट के लिए अलग फेयर बना लेना, अलग नोट्स बना लेना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए अलग नोट्स बनाना, बट वो बाद में बनाना। फिलहाल क्लास के दौरान आप एक ही क्लास, एक ही रजिस्टर फॉलो करेंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे ताकि उसी में सब कुछ लिखेंगे अपन। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ध्यान से मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे से तैयारी के साथ। एक रजिस्टर लेके रखेंगे, और हो सके तो 2 कलर की पेन रखेंगे आप। ठीक है, क्लास स्टार्ट करता हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत ध्यान से अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ तैयारी अच्छे से करने की मूड से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा मैं कहूँ उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।